हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं। और आज का जो व्लॉग है गाइस, कुछ यूनिक कंट्री लेके लेके आए हैं आज हम आपके सामने, जिसका कंट्री का नाम है कजाकिस्तान। सो कजाकिस्तान के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे, जिसका फुल ऑफ पैकेज है कंस्ट्रक्शन का, जो अपना अभी बहुत बड़ी मात्रा में जो लोड जा रहा है। सो उसके बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन चर्चा करेंगे कजाकिस्तान जो कहाँ पड़ता है और वहाँ की कैसा क्या फैसिलिटीज़ है, वहाँ कैसी कंट्री है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर कैसा है, कितनी पॉपुलेशन है और कौन सी कंट्री इसके नियर बाय में पड़ती है, बॉर्डर कहाँ कहाँ लगता है, वहाँ की फैसिलिटीज़ क्या है, जो वर्कर काम करते हैं उनकी सैलरीज क्या रहती है, उनका अकोमोडेशन कैसा रहता है, फूड अलाउंस वगैरह एवरीथिंग। सो आज चर्चा करेंगे अपन कजाकिस्तान के ऊपर। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कजाकिस्तान के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें, सो कजाकिस्तान के बारे में बात करते हैं अपन। तो कजाकिस्तान जो है ये पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखें अपन, पूरी दुनिया के हिसाब से देखें तो ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा कंट्री है, मतलब 9वें स्थान पे है, जो सबसे लार्जेस्ट कंट्री में गिना जाता है। और अगर अपन सेंट्रल एशिया, हाँ, जो कि पार्ट है सेंट्रल एशिया का, ठीक है, जो सेंट्रल एशिया की अगर बात करें अपन, जो अपने इंडिया से नॉर्थ की तरफ ऊपर की तरफ पड़ता है, सो ये सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा कंट्री कजाकिस्तान है। सो और भी काफ़ी बहुत सारी इसके नियर बाई में, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, नॉर्थ में जो है इसका बॉर्डर लगता है मोस्टली जो 70 नहीं कह सकते, 60 to 65 जो किलो जो बॉर्डर लगता है परसेंट, वो रशिया से लगता है नॉर्थ में कजाकिस्तान का। दैन ईस्ट में आ जाए अपन, ईस्ट में चाइना लग जाता है दाएं हाथ की तरफ, और नीचे की तरफ साउथ की तरफ चलें तो कंट्रीज है जैसे कि किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, और एक सी लगता है जो अरल सागर, उसको अरल सागर बोलते हैं, जो कि साउथ की तरफ कनेक्ट होता है। और इसके साथ ही इसकी सीमा लगती है तुर्कमेनिस्तान की, जो साउथ में पूरा मोस्टली है। एंड अपन बात करें पॉपुलेशन की, तो गाइस पॉपुलेशन इसकी कुछ खास ज़्यादा नहीं है, बिकॉज ऑफ नॉर्थ जो कंट्री रह जाती है वहाँ पे एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा डाउन रहता है, तो पॉपुलेशन हमारे यहाँ लोकल के हिसाब से वहाँ की अगर पॉपुलेशन देखें तो काफ़ी कम मिलती है। सो यहाँ की पॉपुलेशन अराउंड अभी की राइट नाउ के लिए पुरानी 2011 के समथिंग की इसकी जो पॉपुलेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो 2 करोड़ और 4,85,000 के समथिंग इसकी 2011 में जो जनगणना हुई थी, ये उसकी पॉपुलेशन है। अब बात करते हैं वहाँ के टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर काफ़ी डाउन रहता है सर्दी में, और अगर गर्मियाँ भी रहती है तो भी मतलब इतना ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। मोस्टली टेम्परेचर जो रहता है वो सर्दी का ही रहता है वहाँ पे। सो बताता हूँ आपको, टेम्परेचर जो रहता है नॉर्थ में, जब अपन ऊपर की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर एवरेज में, अगर सर्दी जनवरी की बात करें अपन, जनवरी के आसपास की, तो -16 -19 के समथिंग टेम्परेचर रहता है। और अपन साउथ की तरफ आ जाते हैं तो साउथ की तरफ टेम्परेचर थोड़ा अब चला जाता है, मतलब तो वहाँ का टेम्परेचर -5 से -2 के समथिंग टेम्परेचर ऑलमोस्ट रहता है। और अगर अपन एकदम कोल्ड जो होता है, एकदम हाई टेम्परेचर देखें कि भाई कितना गिर सकता है टेम्परेचर, तो गाइस काफ़ी टेम्परेचर गिर जाता है यहाँ पे, कभी कभी -45 तक यहाँ का टेम्परेचर गिर जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा। अब अपन अपने इंडिया के हिसाब से, अपने राजस्थान के हिसाब से बात करें तो टेम्परेचर यहाँ पे -1-2 पे भी आ जाता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम अपने को फेस करनी पड़ती है। सो भाई गाइस सोचिए, -45 डिग्री अगर होगा तो क्या कंडीशन रहेगी वहाँ की। तो टेम्परेचर कभी कभी बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, तो ये एक वहाँ का अपन वीक पॉइंट बोल सकते हैं। अपने लोग वहाँ पे इतना मैनेज नहीं कर पाते इस टेम्परेचर में। सो भी एक बड़ा चैलेंज है कजाकिस्तान जाने का टेम्परेचर का भी। बट अकोमोडेशन में रहकर और सही प्लेस में अगर अपन रहें, सही तरीके से रहें, तो टेम्परेचर का कोई बड़ा इशू नहीं है। बट वो टेम्परेचर तब है जब अपन ऐसे पहाड़ों में या फिर ऐसी जगह जाएं जहाँ पे ये चीज़ें फेस करनी मुश्किल हो जाती है, तब ज़्यादा दिक्कत है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकोमोडेशन में अगर पर्टिकुलर तरीके से रहे तो इट्स नॉर्मल थिंग। अच्छा, और एवरेज जो तापमान देखें अपन, जैसे कि गर्मियाँ चल रही है और एवरेज ज़्यादा से ज़्यादा अप कितना हो सकता है, तो अप 20 डिग्री तक काउंट किया गया, 20 से लास्ट 25 तक टेम्परेचर रहता है, 25 से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता वहाँ का। अच्छा ठीक है, अपन वहाँ की अब लैंग्वेज की बात करते हैं। तो लैंग्वेज क्या रहती है, लैंग्वेज कैसी रहती है वहाँ की, कजाक लैंग्वेज, जो कजाकिस्तान की जो लोकल जो लोग हैं वो मोस्टली कजाक लैंग्वेज में बात करते हैं। और अपन नॉर्थ की तरफ चले जाएँ तो बिकॉज ऑफ रूस का पार्ट है, सो वहाँ रूसी लैंग्वेज भी चलती है। सो 2-3 तरह की लैंग्वेज है, मोस्टली तो कजाक चलती है और रूसी लैंग्वेज, मोस्टली 2 ही लैंग्वेज है, बाकी इंग्लिश वगैरह की कॉमन है। अच्छा अपन बात करते हैं वहाँ के पे
भौगोलिक क्या है, तो देखा जाए तो अगर देखा जाए एक तिहाई जो हिस्सा है वहाँ का पूरा माउंटेन रहता है, माउंटेन पहाड़ वगैरह काफ़ी है। और आई शो यू सम पिक्चर ऑल्सो, कजाकिस्तान की कैसी पिक्चरें हैं, कैसा क्या वहाँ का व्यूज़ है, तो मैं वो भी आपको कुछ पिक्चर्स है वो शो करूँगा, कुछ हल्की वीडियो भी डाल के मैं आपको दिखाऊंगा कि कजाकिस्तान, वैसे कजाकिस्तान काफ़ी घूमने लायक कंट्री है। और इंडिया की तरफ से अपन देखें तो एक रिस्पेक्टेड पर्सन वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है, टिकट लो लेके बिना वीज़ा के जा सकते हैं। तो अगर वर्क परमिट पे जाना हो, काम के लिए जाना हो, तो वर्क परमिट नेसेसरी है। तो चलिए गाइस, अपन आ चुके हैं अभी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और चलिए दिखाते हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखाता हूँ आपको ऑफर लेटर राजस्थान का, कैसा क्या एग्रीमेंट रहता है। सो अभी ऑफर्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स के हैं, कुछ और भी हैं वो मैंने मेंशन नहीं कर रखा है, बट मैं एक पर्सन को लेके चलूंगा जो उसके बारे में आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन, ऑफर लेटर, देन उसका वर्क परमिट, देन उसके बाद उसका स्टैंपिंग एवरीथिंग, मैं एक पर्सन के ऊपर लेके चलूंगा। चलिए ऑफर लेटर को ओपन कर लेते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इसमें, क्या क्या देखने लायक चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, कुछ कंपनीज की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने हाइड करी है, और जो कैंडिडेट है उसकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने हाइड करी है, क्योंकि उसको एकदम से अपन शो नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ प्राइवेसी। तो लोगो मैं आपको शो कर रहा हूँ, कंपनी का लोगो आपके सामने दिख रहा होगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं अरेंज बिटवीन द कंपनी का, कंपनी का इंट्रोडक्शन वगैरह है, और कैंडिडेट का उसमें नाम है, नाम मैंने मेंशन किया हुआ है, अजय कुमार नाम से है, और उसका पासपोर्ट नंबर मैंने हाइड किया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ उसका शो कर रही है। एंड जो इसकी ट्रेड है, द एम्प्लॉय वर्क इन द वर्क साइट इन कजाकिस्तान इन द कैपेसिटी ऑफ, गाइस ये वन जो इलेक्ट्रिशियन का है। वर्क टाइम इज 6 days फॉर अ वीक, एक हफ्ते के अंदर 6 दिन ड्यूटी रहेगी, 11 hour फॉर डे, एक दिन के अंदर 11 घंटे ड्यूटी रहेगी, लंच टाइम 1 hour, 1 घंटे जो है लंच रहेगा, और 10 घंटे, मान लो आप 11 घंटे का पैकेज है पूरा, 1 घंटे लंच करके 10 घंटे ड्यूटी रहती है। इफ देयर इज एनी रिक्वेस्ट फ्रॉम द एम्प्लॉय over time, especially if for work on Sunday, it will be compensed with the day off। ये कह रहे हैं कि अगर एक दिन अगर कोई रिक्वेस्ट करके संडे को ओवर टाइम करना चाहते हैं तो कर सकता है रिक्वेस्ट करके, ठीक है। देन उसके बाद चलते हैं अपन एग्रीमेंट पे। पेमेंट फॉर वर्क हार इज $4 to $5 पर, 1 घंटे का जो एग्रीमेंट मिल रहा है इसको $4 से $5 मिलता है 1 घंटे का। So, आप एवरेज निकाल सकते हैं कि 11 घंटे का मल्टीप्लाई करके कितना क्या अमाउंट बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। सो अपन एक एवरेज निकाले एक दिन ऑफ करके, तो अगर $4.5 का अगर मिड का निकाले ना, $4.5 का अगर दिन का निकाले तो 10 घंटे की ड्यूटी का निकल जाता है $45। अपन महीने का 26 days काउंट करें तो अराउंड 1100 से $1200 बनते हैं पर मंथ, जिसमें संडे ऑफ है। अगर वो भी अपन फिल करते हैं, वो भी अपन काम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, तो वो भी काफ़ी बड़ा ओवर टाइम मिलके मतलब काफ़ी अच्छा अमाउंट बन सकता है। डिपेंड करता है आप कितना क्या काम करते हो, कितना क्या कमाना चाहते हो। then आगे चलते हैं अपन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आर फॉर 2 year, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो 2 साल का रहता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, मैं मोस्टली जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो मैं आपको शो करूँगा, बाकी मैं आपको कुछ नहीं बता रहा इसमें, ठीक है।
अच्छा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट ये है कि भाई स्टैंपिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होंगे इसके बारे में मेंशन किया हुआ है। देन उसके बाद द एम्प्लॉयर ऑफर्स टू एम्प्लॉय द ऑर्डिनरी सॉरी dormitory accommodation, the food in the work site and in the dormitory, and the transport from the dormitory to the work site at these vice versa। ये कह रहा है कि भाई एम्प्लॉयर जो है वो वर्कर को साइट पे फूड अलाउंस वगैरह प्रोवाइड कराएगा, वगैरह वगैरह सारा कुछ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराएगा, सारा कुछ। इंपॉर्टेंट थिंग अब ये आ जाती है, नीचे चलते हैं अपन यहाँ पे, ये वाली जो लाइन है इसको थोड़ा देख लेते हैं। In situation where the employee will be not present at works with unreasonable absence, he will take the penalty from €300 for every अनरीजनेबल absence। अच्छा, ये कह रहा है कि अगर बिना किसी रीजन के कैंडिडेट जो वर्कर है वो साइट पे नहीं आता तो उसकी पेनल्टी रहती है। अगर कोई प्रॉब्लम है गाइस, जैसे कि आपको कोई हेल्थ इशू है या फिर कोई भी इशू है, तो आप अपने सुपरवाइजर, अपने फोरमैन जो भी आपका सीनियर है उसको आप इन्फॉर्म करोगे ना कि भाई मेरे को सर ये प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मैं आज अब्सेंस रहूंगा। पर बिना किसी इन्फॉर्मेशन के आप अब्सेंस रहते हो तो ये पेनल्टी रहती है भाई। कहीं भी चले जाओ आप, कोई भी कंट्री में चले जाओ, बिना इन्फॉर्मेशन के आप ये चीज़ें अगर करोगे तो ये आपको बड़ा नुकसान दे सकता है। तो ये मेक श्योर करने की बात है तो इसमें साफ साफ लिखी हुई है। चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं। अच्छा, नीचे मेरी कंपनी का थोड़ा सा वो है जो मैंने आया हुआ है। अब चलते हैं सेकंड पेज पे। चलिए, द एम्प्लॉय शुड बी वेरी केयरफुल द पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में है, इसके बारे में कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग है, अच्छा यहाँ चलते हैं। employment employment relationship without any approve from the management, then he will be penalized with the payment of one salary month। ये इसका कोई बड़ा इशू नहीं है। देन उसके बाद चलता है द राइट ऑफ पेमेंट फॉर एनुअल लीव बीइंग आफ्टर 36 वर्क, द राइट ऑफ पेमेंट फॉर एनुअल लीव। अच्छा, एनुअल लीव बीइंग आफ्टर 36 वर्क मंथ, 36 महीने के बाद जो छुट्टियां का पेमेंट है वो भी गाइस कंपनी मतलब प्रोवाइड कर रही है। टैक्स ऑफ एम्प्लॉय आर नॉट ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉयर। मतलब जो टैक्सेस लगते हैं सैलरी के ऊपर वो जो है एम्प्लॉई द एम्प्लॉयर वो नहीं कह रहता है। द एम्प्लॉय इज नॉट 200 वीजा नॉट अराइविंग एयरपोर्ट। द एम्प्लॉइज या 200 जो डॉलर है वो एयरपोर्ट पे लगते हैं वर्कर के अराइवल के टाइम पे। वो इंफॉर्मेशन कैंडिडेट्स को हम दे देते हैं तो जो भी पेमेंट रहता है वो वहाँ को पे करना पड़ता है। चल यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मैं आपको शो बता देता हूँ। एक्सपेंसेस करते हैं कजाकिस्तान में, वो हर कंट्री के रहते हैं। द फर्स्ट पॉइंट जो है द एक्सपेंसेस फॉर द वर्क परमिशन इन कजाकिस्तान। अच्छा, जो वर्क वीजा लगता है, जो वीजा का जो कॉस्ट होता है वो $500 वहाँ का लगता है। द एक्सपेंसेस फॉर द वर्क परमिशन इन कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में आप काम कर रहे हो ना, उसका एक परमिशन कार्ड होता है, वर्क परमिट बोलते हैं, वहाँ का जो काम करने का परमिट है वो हर साल उसका जो $500 वो कटता है सैलरी के अंदर से वो कैंडिडेट। देन सेकंड थिंग है द एक्सपेंसेस फॉर द एयरप्लेन टिकट, ये कंपनी की तरफ से इसका कैंडिडेट का नहीं रहेगा। फिर चलते हैं अपन थर्ड पॉइंट पे, द एक्सपेंसेस फॉर इंश्योरेंस डिजास्टर। ये एक इंश्योरेंस पेमेंट होता है हर महीने $40 जो है उसमें से डिडक्ट होता है, जो जिससे आपकी इंश्योरेंस बनती है। कोई भी इशू रहता है, मान लो कभी कोई हेल्थ इशू, मान लो हेल्थ इशू हो गया तो वो भी इंश्योरेंस के ड्यूरेशन में उसी से आपका इलाज रहता है। अगर आपको कोई दुर्घटना से कुछ हो जाता है तो वो भी उसकी भी उसके अंदर ही सारा द एक्सपेंसेस फॉर द मंथली टैक्सेस, ये सैलरी टैक्सेस रहता है $43। सो गाइस $83 तो हर महीने सैलरी से डिडक्ट होंगे ही होंगे। फर्स्ट जो है वर्क परमिट का परमिशन का वो $500 साल का कटता है। तो फिर आता है द एक्सपेंसेस एक्सटेंड वीजा। जब आपका एक साल जब बन जाता है तो एक साल के बाद आपका वीजा जो एक साल के बाद में आगे रिन्यू होता है उसका $200 ये करता है। फर्स्ट आपका 500 कटेगा, देन सेकंड जो आपका 200 आगे एक्सटेंड करना है। तो ये कुछ एक्सपेंसेस है वो हम वर्कर को पहले ही बता दें कि वहाँ पे जाके कटता है। तो वो अराउंड अगर देखा जाए तो हमने जो वर्कर को बताया है वो है $900 का एग्रीमेंट बताया हमने प्रॉपर। बट सैलरी उनकी अराउंड $100 से ऊपर ही बनती है। तो वो उनका मेहनत का है अलग से। अगर वो टाइम वगैरह करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा पैसे भी कमाएंगे। चलिए अब उनकी जो भी है कंपनी प्रोवाइडेशन देख लेते हैं क्या क्या कंपनी प्रोवाइड करा रही है।
अकोमोडेशन कंपनी का है। सो अकोमोडेशन जो रहता है ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। रहता है ट्रांसपोर्टेशन, वर्क प्लेस पे जाने का, आने का, रूम पे रहने का, सारा कुछ जो भी ट्रांसपोर्टेशन रहता है वो कंपनी का रहता है। इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय कंपनी, वीज़ा टू बी पेड बाय कैंडिडेट, ये कैंडिडेट पे करता है जो ऊपर में डेफिनेटली मेंशन किया हुआ। देन फाइव फिफ्थ पॉइंट है फूड, 3 टाइम का जो खाना है वो कंपनी की तरफ से फूड प्रोवाइड किया जाता है। देन 6 पॉइंट है 1 डे ऑफ इन द वीक, एक दिन हफ्ते में एक दिन ऑफ रहता है, ठीक है। और 7वां पॉइंट है लॉन्ड्री। ये एक बहुत ही बड़ा जो कंपनी का जो है ना फैसिलिटी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैसिलिटी है लॉन्ड्री। तो गाइस आप अकोमोडेशन है वहाँ पे बहुत सारे बिस्तर बिस्तर, आपके कपड़े जो भी है सारा जितना भी है कपड़े धोने की जरूरत नहीं है, इस लॉन्ड्री कंपनी प्रोवाइड कराती है। मतलब आपका हर एक एक कपड़ा लॉन्ड्री में धुल के ऑटोमेटिकली फ्रेश फ्रेश होके सारा होके रेडी हो जाता है। तो ये काफ़ी काफ़ी बचत है इसमें, हर चीज़ की बचत है, टाइम की बचत है, आपकी मेहनत की बचत है। तो ये, और देन 8वां पॉइंट है अकोमोडेशन डॉक्टर। अकोमोडेशन डॉक्टर मतलब आपका आपका जो अकोमोडेशन है वहाँ पे आपको डॉक्टर की फैसिलिटीज भी कंपनी प्रोवाइड करा रही है। मान लो आप रूम पे हो और आपको कोई हेल्थ इशू है तो डेफिनेटली हाथों हाथ आपको आपके अकोमोडेशन पे ही डॉक्टर आपको देख के आपको मेडिसिन वगैरह स्टार्ट कर देता है। तो ये भी है, क्योंकि गाइस ये जो कंपनी है ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है, तो बोरो की कंपनी तो फैसिलिटीज तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी मिलेगी। चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं, आपको मैंने पूरा ऑफर लेटर समझा दिया है, अभी नीचे कुछ साइन वाइन है कैंडिडेट्स के जो भी। तो ऑफर लेटर आपने होपफुली देख लिया होगा, इसके ऊपर आपने कुछ अगर पूछना हो तो गाइस डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप डाल के मुझसे पूछ सकते हो कि जो भी आपको कुछ समझ में नहीं आया हो। मोस्टली मैंने कोशिश करी है आपको कि मैं आपको एक हेल्थी इंफॉर्मेशन में दे सकूँ। देन उसके बाद ऑफर लेटर के बाद आता है वर्क परमिट, वीज़ा भी कह सकते हैं इसको। अभी अजय कुमार का मैंने ऑलरेडी करा हुआ है एडिट करके, जो भी इंफॉर्मेशन कट करके। अभी देख लेते हैं उसका वर्क परमिट वीज़ा कैसे होता है। कंप्यूटर थोड़ा मेरा डाउन है, थोड़ा सा वर्क चलिए ये आ गया वहाँ का वीज़ा। कजाकिस्तान का वीज़ा का ऐसा है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ नंबर्स वगैरह हैं वो मैंने हाइड किए हुए हैं। यहाँ पे कंपनी का है वो मैंने हाइड किया हुआ है। ये कब वीज़ा अप्रूव हुआ था ये उसकी डेट है। ये कैंडिडेट का नाम अजय कुमार, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर वो मैंने हाइड किए हुए हैं। लैंग्वेज कजाक, ये जो लैंग्वेज है ये कजाक लैंग्वेज है, ठीक है। और ये कुछ QR कोड्स वगैरह रहता है नीचे भी रहता है वो मैंने हाइड किया हुआ है। तो ये एक वीज़ा आप देख लो ऐसा रहता है। अगर इसके बारे में आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए फाइनली चलते हैं अपन स्टैंपिंग पे, वीज़ा स्टैंपिंग कैसा क्या रहता है गाइस। अच्छा, वर्क परमिट ऑफर लेटर के बाद जो वर्क परमिट रहता है वो विद इन 1 से 1.5 महीने के अंदर वर्क परमिट मिल जाता है, वीज़ा मिल जाता है। और रहती बात स्टैंपिंग की, तो स्टैंपिंग का जो प्रोसेस रहता है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले आप स्टैंपिंग देख लीजिए, स्टैंपिंग कैसा क्या रहता है, फिर मैं आपको बताऊंगा पूरी प्रोसेस क्या रहती है इसकी सारी। तो ये फाइनली जो स्टैंपिंग होता है वो रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान और मल्टीपल डेट वेट्स रहती है। नाम कैंडिडेट का अजय कुमार, और फीस वगैरह $200 की हुई है, और मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड की हुई है। तो ये फाइनली वीज़ा अपने को सामने बन के आता है। देन उसके बाद फ्लाइट आ जाती है, फ्लाइट पे कैंडिडेट फ्लाइट भी लेता है, इन्फॉर्मेशन मैंने हाइड करी। तो ये आपके सामने फिर वीज़ा स्टैम्प पासपोर्ट के अंदर लग गया था। अच्छा, इसके पीछे कितना क्या टाइम लगता है मैं आपको अभी बता देता हूँ। सो गाइस आपने देखा ऑफर लेटर और वर्क परमिट और वीज़ा स्टैंपिंग वगैरह सारा कैसा क्या दिखता है और उसका प्रोसेस क्या है। सो मैं आपको डिटेल में बताऊं तो ऑफर लेटर का कोई ड्यूरेशन नहीं होता है। जैसे कि आपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए तो कंपनी से ऑफर लेटर सेम टाइम भी इशू हो सकता है, नेक्स्ट डे भी, 2 से 3 हफ्ते भर के अंदर अंदर 10 दिन भी लग जाते हैं, वो अकॉर्डिंग टू कंपनी रहता है। जब भी आपको ऑफर लेटर आ जाता है दैन उसके बाद जो है उसका वर्क परमिट की जो जो अपन उसकी बात करें तो उसका 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका वर्क वीज़ा मिल जाता है आपको। दैन उसके बाद एम्बेसी कैंडिडेट को विजिट करना पड़ता है, एम्बेसी का अपॉइंटमेंट लगता है। अपॉइंटमेंट के बाद ये मान लो 2 से 3 दिन, 4 दिन, मोस्टली 4 दिन के अंदर वीज़ा स्टैम्प होके आपके पास आ जाता है। सो फुल ऑफ प्रोसेस अपन बात करें तो डे 1 से लेके स्टैंपिंग तक का ड्यूरेशन 2 से 2.5 महीने तक का ज़्यादा से ज़्यादा लग जाता है, भाई 2 महीने के अंदर अंदर कम्प्लीटली हो जाता है। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, PCC में नेसेसरी है इसमें, पासपोर्ट ऑफिस की PCC की कोई ज़रूरत नहीं है।
नॉर्मल जो पीसीसी है वो लोकल थाने की, वो भी उसमें काम कर सकती है। सो उससे भी स्टैंपिंग आपका हो जाएगा। उसके बाद फ्लाइट करिए और जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके रिगार्डिंग अगर कजाकिस्तान से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गाइस आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ, आपके क्वेश्चन का आंसर कर पाऊँ। सो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। आज के लिए सभी को टाटा बाय बाय, नमस्कार।